Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 19th December 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about the spreading of Omicron. Omicron in 89 countries, cases doubling in 1.5 to 3 days. It is according to the data released by WHO. The variant spreading rapidly in the countries with high level of population immunity. सो डब्ल्यू एच ओ का ये बोलना था, कल ही उन्होंने ये रिलीज़ किया कि मेजर से इंडिया बोल रही वर्ल्ड के 89 कंट्रीज़ में इट इज बी शोन कि ओमिक्रॉन बहुत जल्दी फैल रहा है। विद इन मतलब 1.5 से 3 दिन के अंदर अंदर केसेस दूसरों को अफेक्ट हो रहे हैं। एंड मे बी देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हॉस्पिटलाइजेशन या फिर हॉस्पिटल की यूसेज अब शायद बढ़ जाए। वापस से एक वी कैन से कि एक डिफरेंट सिचुएशन वी विल बी एबल टू फेस, तो उसको विल हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर इट। ये चीज़ उन्होंने बोली। नाउ द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन 89 कंट्रीज एंड द नंबर ऑफ केसेस इज डबलिंग बिटवीन 1.5 to 3 days in the areas with community transmission, said by WHO. So the Omicron is spreading rapidly in the countries with high level of population immunity, but it is unclear if this is due to the variant's ability to increase the transmissibility or the combination of both. इसका रीज़न एग्जैक्ट रीज़न अभी भी बताना मुश्किल है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है 1 person टू अदर पर्सन कॉन्टैक्ट इसका फास्ट स्प्रेडिंग है, वो रीज़न है, या फिर बिकॉज ऑफ जो हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन की वजह से या मिलने की वजह से ये चीज़ फैल रहा है। वो एग्जैक्ट रीज़न अभी भी पता नहीं गया है। सो द एजेंसी डेजिग्नेटेड ओमिक्रॉन अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न 26 नवंबर को फर्स्ट टाइम ये साउथ अफ्रीका के यहाँ पे हमें केस मिला। एंड अभी WHO को जब पूछा गया कि अब आगे सिचुएशंस क्या हैं, तो WHO ने दूसरी चीज़ बोली कि वी नीड मोर डेटा टू कम टू अ कंक्लूजन और टू टेक अ स्टेप. So there are still limited data on the clinical severity of Omicron, WHO said. More data are needed to understand the severity profile and how severely it will impact by the vaccinations or pre-existing immunity. दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई, दैट इज़ द ओवरवेलमिंग हॉस्पिटल. The WHO warned that with the case rising so rapidly, hospitals could be overwhelmed in some places. Hospitalization in UK and South Africa are continuing to rise, giving a rapid increase in the case count. Number of cases उधर continuously बढ़ रहे हैं. यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे ये चीज़ दिखाया है कि यूके में 24 घंटे में 10,000 ओमिक्रॉन के केसेस मिले. Britain reported a surge in the cases of Omicron variant on Saturday, with the mayor of London declaring a major incident to happen or to help the capital in a COVID admission. They recorded across the country was almost 25,000. Friday को 25,000 तक का मतलब केसेस रिकॉर्ड हुआ था. 7 people believed to be infected with ओमिक्रॉन हैज़ बीन डेथ सो फार. एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ओमिक्रॉन की ट्रांसफेबिलिटी या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन का ट्रांसमिशन इज़ वेरी फास्ट. इट्स वेरी वी कैन से इट कैन बी अफेक्टेड इन अ वेरी फास्ट वे. बट एक चीज़ आप वो देख सकते हैं कि यहाँ का डेथ नोट जो है या फिर जो डेथ केसेस है, डेथ नंबर्स उतने नहीं आ रहे हैं. वी कैन कंसिडर दैट अ पॉजिटिव थिंग कि अगर केसेस बढ़ भी रहे हैं तो सबसे पहले तो प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, हर एक लेवल पे इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा सो दैट पीपल विल बी अवेयर अबाउट इट. और डेथ रेट नहीं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वी विल बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन. क्योंकि कुछ दिन पहले WHO ने ये भी बोला था कि जब 26 नवंबर के टाइम ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, एट दैट टाइम ये जो वेरिएंट है ये लंग को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता था. उसके 1 वीक या 1.5 वीक के बाद उन्होंने ये बोला कि अब इसका लंग इन्फेक्शन या जो इन्फेक्शन मतलब लंग को जितना इम्पैक्ट करता था वो अभी कम हो चुका है. सो येस, वी कैन सी दिस एज अ पॉजिटिव साइड कि हमारा केसेस एक्चुअली बहुत बढ़ रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, बट डेथ
रेट नहीं बढ़ रहा है, तो इट इज़ अ गुड थिंग कि हम लोग की इम्यूनिटी शायद या फिर वैक्सीन की वजह से दैट कैन बी अ थिंग। जहाँ तक WHO ने ये भी बोला कि आपके वैक्सीन शायद उस पर काम ना करें। एग्जैक्ट अब तक कंक्लूजन लाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेट्स सी इस चीज़ पे और क्या डेटा रिलीज़ करता है WHO, बिकॉज WHO खुद मानता है कि उनके पास अभी तक लिमिटेड डेटा है ओमिक्रॉन को लेकर। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। अगला आर्टिकल, सेंट्रल एशिया डायलॉग फ्रॉम टुडे, 5 foreign ministers reach Delhi giving Pakistan sponsored OIC meet a skip। सो ये आर्टिकल थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हम ले सकते हैं। बैकग्राउंड अगर हम बताएं तो आज के दिन हमारे जो फॉरेन हम मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर नारायण, उन्होंने आज के दिन हमारी मीट रखी थी ऑफ ऑल दी सेंट्रल एशियन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। और आज ही के दिन कोइंसिडेंटली पाकिस्तान का भी एक मीट था या डायलॉग था ऑन दी डोनरशिप ऑफ या फिर मतलब हेल्पिंग द अफ़गानिस्तान कंट्री है वहाँ पे, जिसमें ये पांचों ही कंट्री OIC दैट इज़ इस्लामिक कंट्रीज़ के मेंबर हैं। उस मीटिंग को छोड़कर दे केम टू इंडिया टू अटेंड द डायलॉग, टू अटेंड द मीटिंग दैट इंडियन मिनिस्टर्स वर हेल्डिंग। सो एक्सटर्नल मिनिस्टर Mr. Jaishankar will host the India Central Asia Dialogue। सो ये मीटिंग है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग ऑन संडे विद द 5 फॉरेन मिनिस्टर्स। ये 5 फॉरेन मिनिस्टर कौन है? कजाकिस्तान के हैं, देन किर्गिस्तान के हैं, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक हमारे हो गए उज़्बेकिस्तान। ये पांचों कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स कल अराइव हुए। मीटिंग आज है संडे को। सो द कॉन्फ्रेंस विच मार्क्स द 3rd एडिशन ऑफ द डायलॉग इज़ एक्सपेक्टेड। इस बार का जो उनका मेन थीम है डायलॉग का या मीटिंग का, दैट इज़ विल फोकस ऑन द ट्रेड एंड कनेक्शंस ऑफ द रीजन। तो इस बार का मीटिंग का थीम या टॉपिक है ट्रेड एंड कनेक्शन ऑफ ऑल दी सेंट्रल एशियन रीजन्स और द कंट्रीज, एज वेल एज दूसरी जो चीज़ जिस पे ये बात करने वाले हैं दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ Afghanistan, because Afghanistan itself is also a part of the Central Asian nation. Of particular interest will be planned to intensify the discussions on Chabahar port route between India and Central Asia, which has not been actualized yet. छाबहार का हमने पिछले साल सुना था, कितने लंबे टाइम तक वो न्यूज़ में था, बिकॉज उसने पहले अप्रूवल दिया, कहीं ना कहीं इंडिया भी बैकड्रॉप में था, या इंडिया के लूप होल्स भी थे कि इंडिया का उस टाइम पे उतना सिचुएशन नहीं था, इंडिया ने उतने फोकस नहीं किया, जिसके रेपोकेशंस उल्टे निकले, चाइना को मिला, चाइना ने हेल्प किया। तो उस पर एक्चुअल अब तक डिसीजन अगर हम देखेंगे तो चेंज हो सकता है, जिस पे मीटिंग अभी फ़िलहाल चल रही है। Ahead of the dialogue, Mr. Jaishankar met his Tajikistan counterpart, Mr. Sirajud Muruddin, who was on the bilateral visit on Delhi as well. Tajikistan has taken a toughest line on the Taliban regime and host members of the National Resistance Force, headed by Ahmed Masood and the Foreign Vice President Amrullah Saleh. दूसरी चीज़, the level of cooperation की बात की है। तजाकिस्तान गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प इंडिया टू कीप इट्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन दशनबन एयरपोर्ट ड्यूरिंग इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन फ्रॉम पाकिस्तान। ऑब्वियसली जब हम इंडियंस को या जब हम अपने माइग्रेंट्स को वापस इंडिया ला रहे थे, उस टाइम पे तजाकिस्तान ने हमारी मदद की थी बाय कीपिंग द एयरक्राफ्ट इन दियर बेसिस, बिकॉज यहाँ से प्रॉपर वहाँ तक रोज़ करना दैट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट। सो उस टाइम पर तजाकिस्तान एज अ कंट्री हेल्प इंडिया टू bring the Indians back by keeping our aircraft in their bases। ठीक है, जिसमें कि IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स हैड लिफ्टेड 556 Indians and Afghanistan minorities from Kabul। Significantly, the dialogue on Sunday coincidence with the Pakistan hosting a special donor meeting। आज ही के दिन पाकिस्तान की भी एक स्पेशल डोनर मीटिंग है, जिसमें कि ये ऑन अफ़गानिस्तान जो इस्लामाबाद में होने वाली थी, विच एक्चुअली इंक्लूडेड 57 रिप्रेजेंटेटिव नेशन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के 57 रिप्रेजेंटेटिव इसमें आने वाले थे।
ठीक है। और इनकी नॉमिनी कंट्रीज जो जाने वाले थे वो थे रशिया, चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी। और उसमें से जो 5 ऐसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने वो मीटिंग को छोड़कर दे चोज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ इन न्यू दिल्ली, अ मीटिंग ऑफ इंडिया, एंड इंडिकेटिंग के दे वांट या दे आर विलिंग टू हैव अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन विद इंडिया on Afghanistan that highlighting during the Delhi regional security dialogue, जो कि अभी रिसेंटली होस्ट हुआ था, जिसमें रशिया, ईरान, सेंट्रल सिक्योरिटी जो हमारे मिस्टर अजीत डोवाल उन्होंने होस्ट किया था। सो Central Asian ministers are expected to pay a joint courtesy to call on Prime Minister before they leave on Monday. कल लीव होने से पहले दे विल हैव अ प्रॉपर डिस्कशन अबाउट इट। नाउ सेंट्रल एशियन की कनेक्टिविटी को लेकर आप ये पॉइंट को भी अपने आंसर राइटिंग में जॉट डाउन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ पूछा गया कि रीसेंट जो मीटिंग हुई थी वो किस चीज़ पे हुई थी, तो डेवलपमेंट एंड कनेक्शन, अफगानिस्तान, ये सब इश्यूज़ पे ये मीटिंग रिसेंटली हुई थी। नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। अगला आर्टिकल एक सजेशन के थ्रू, या हम बोल सकते हैं कि एक रिकमेंडेशन दिया था, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर मस्ट, हाउस पैनल। रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमिटी जो है हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने एक सजेशन दिया डिफेंस को या फिर इंडियन नेवी को कि एटलीस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड, प्रिकॉशंस के लिए ही हमें एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं अपने पास प्रिपेयर्ड या रेडी रखने चाहिए। Navy pushing for a second indigenous aircraft carrier based on its force structure with 3 carriers. सो ये INS विक्रांत के बाद नेवी सोच रहा है कि दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट लाए जिसमें कि ऐसे 3 कैरियर्स के स्ट्रक्चर्स मिले हों। Having the 3 aircraft carriers will considerably enhance the combat capabilities of the Navy, the Parliamentary Standing Committee on December says in the recommendation to the government, while also suggesting that it will be worthwhile to prioritize the investment for the development. Navy have also been pushed for the second indigenous aircraft carrier based on the force structure which has 3 carriers. अभी तक इंडिया का एक ही ये एयरक्राफ्ट जो है अभी फ़िलहाल जो वर्किंग है या फिर जो वर्किंग में आएगा नेक्स्ट ईयर से, दैट इज़ विक्रांत जो है अभी फ़िलहाल उसकी टेस्टिंग चल रही है, ट्रायल्स चल रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर अगस्त से इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग या फिर बीन इन एग्जीक्यूशन. The requirement of the 3rd aircraft carrier will be worked out of the Indian Navy's commitment liabilities. In the discussions on the aircraft carrier, the committee was apprised that it was desirable to have 3 aircraft carrier in a Navy, 1 carrier operating on the either coastline, while the third one is undergoing maintenance and refit or lengthy maintenance. उनका ये बोलना है कि एटलीस्ट अगर एक जो एग्जीक्यूशन में है तो दूसरे को यू कैन गिव इट अ ब्रेक, या फिर ऐसा है कि यू नीड टू चेंज नाउ तो फिर फर्स्ट वाले को यू कैन ब्रिंग, एंड जो भी आपको उसका डिप्रिसिएशन या जो भी ठीक करना है तब तक वो कम से कम फोर्स में रहेगा. So, taking into account the long coastline and the hostile adversities of both the sides of Indian Peninsula, an aircraft carrier on both the side of the coast is quintessentially essential to uphold the operational requirement of the committee said. So the Navy envisages the aircraft carrier 2 displacing 65,000 tons and conventional powers with a steam launched and recovering aircraft with an unmanned platform. इसकी सोच रहे हैं. Meanwhile, China is all set to soon induct its 3rd aircraft with Chinese media. Indian territories की बारे में भी अगर देखें तो यहाँ पे बताया है, the country is enriched with the island territories having runways which can be operational. Further, to make a balanced force, all this are required for capabilities, he had stated, adding at the factor that all this are taking into account for the allocation. Let's see कौन सा कब क्या बनता है 3rd या फिर 3 कैरियर्स वाला. अब तक जो है आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारे पास कौन सा एक जो है ट्रायल के लिए चल रहा है, दैट इज़ विक्रांत. ठीक है, उसके रिलेटेड अब और बनेगा कि नहीं.
दैट डिपेंड्स। अभी फ़िलहाल एक सजेशन और रिकमेंडेशन आया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए बाय द हाउस पैनल। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे अगर हम जाए, अगला आर्टिकल हमारा है DRDO टेस्ट अग्नि P, दैट इज प्राइम मिसाइल फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, सो फर्स्ट टेस्ट जो है इसका उड़ीसा में हुआ था, जून में ही हमने देखा था कि जून में उड़ीसा में जो हमारा APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है वहाँ पर इनकी टेस्टिंग हुई थी, फर्स्ट टेस्टिंग। उसके बाद सेकेंड टेस्टिंग अभी हुई है। आर्टिकल पे आ जाए, सो आर्टिकल में भी यही बताया है, द न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P was successfully tested from Dr. APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha at 11:06 AM on Saturday। ये पहला भी टेस्टिंग वहाँ हुआ था। वेरियस टेलीमेंट्री रेडार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्टेशंस down range ship position along with the eastern coast tracked and monitors on the missile strategy, ये सब जो है टेस्टिंग में इक्विपमेंट्स उसका जो इनबिल्ड है। उसके बाद अग्नि P या अग्नि प्राइम की अगर हम बात करें, अग्नि प्राइम के बारे में बताया है प्रॉपरली। अगर प्रीलिम्स या आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी अग्नि प्राइम जो है हमारे लिए, या अग्नि ही बात कर ले तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ अगर अग्नि की बात करें तो इट इज़ अ रेंज ऑफ 1000 to 2000 किलोमीटर्स। ठीक है, 1000 to 2000 किलोमीटर शॉर्ट रेंज टारगेट रहता है। इतना है कि अगर यहाँ से अगर हम शॉर्ट करें तो चाइना तक जा सकेगा, एज वेल एज पाकिस्तान की लैंड टेरिटरी को भी कवर करेगा, इतना डिस्टेंस वो कवर करता है। एंड इट इज़ बीन अ मिसाइल जो कि इजीली ट्रांसफरेबल है एंड फायर्ड एट एवरी शॉर्ट नोटिस के ऊपर इट कैन बी फायर्ड। इसको जो है किससे रिप्लेस किया गया, तो जो पृथ्वी और अग्नि 1 है उसके जगह पर रिप्लेस अग्नि 1 एंड अग्नि 2 मिसाइल जो है एरेसल मिसाइल, उसके जगह पर इसको रिप्लेस किया गया है। अग्नि P जो है और अग्नि 5 जो है ये दोनों हमारे IGMD के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया है, इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि DRDO के चीफ उस टाइम पे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सर ने लॉन्च किया था। अब अग्नि P के बारे में जानते हैं। ये जान लिया 1000 से 2000 है, पृथ्वी को रिप्लेस किया था, और ये किसके अंडर बना है, तो ये IGMD, दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर इसको बनाया गया है। ठीक है, इट हैज़ अ रेंज ऑफ 1000 to 2000 किलोमीटर्स एंड दिस मिसाइल रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोटिस पे भी इट कैन बी लॉन्च्ड, विच इज़ अ बेनिफिटेड पार्ट ऑफ दिस मिसाइल। और इसमें जो है बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए गए हैं, जैसे कि कंट्रोल मैकेनिज्म हुआ, स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन हुआ, देन प्रपल्शंस हुए, देन कॉम्पोजिट्स हुए, एंड इट वुड फर्दर स्ट्रेंथन द इंडियाज़ केपेबिलिटी ऑल्सो। इन कंपैरिजन जितना अग्नि जो है, अग्नि हमारा एक हम बोल सकते हैं कि टॉप बॉडी है जिसके अलग अलग पार्ट्स बने, जिसमें से अग्नि 1 है, 2 है, 3 है, अग्नि P है। ठीक है, अग्नि P मिसाइल जो है वो एक पैरामीटर था, उसी को इम्प्रोवाइज करते हुए। अब अग्नि की टोटल क्लासेस अगर हम बात करें तो अग्नि स्टार्ट्स विद अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 5। अग्नि 1 जो है इसका रेंज जो है 700 to 800 किलोमीटर्स रहता है। अग्नि 2 का रेंज 2000 तक का रहता है। अग्नि 3 2500 से ज़्यादा का रेंज है। एंड अग्नि 4 जो है वो हमारे मोर देन 3500 के रेंज में है। और अग्नि V जो है, जो लास्ट उसका डेवलप्ड वन है, ये लॉन्गेस्ट सीरीज़ है उसका, जो कि आपके 5000 किलोमीटर तक का रेंज कवर कर सकता है। तो इन सिंपल अगर अग्नि P की अगर हम बात करें तो वो अग्नि 2 के इसमें आता है, जिसका रेंज इस 1000 to 2000 या मोर देन 2000 के रेंज में। ठीक है, और जहाँ तक IGMD अगर मैं बताऊँ तो ये जो प्लान है या जो प्रोग्राम है जिसमें ये अग्नि बन रहा है, वो उस टाइम पे हमारे जो सर APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने उनका प्लान था ये चीज़ को बनाने का, और ये चीज़ को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था 1983 में। ठीक है, कि आप ऐसे मिसाइल्स बनाओगे, जिसको प्रॉपर कंप्लीशन जो हुआ वो 2012 में उसका कंप्लीशन हुआ।
इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ, ये अग्नि के जो 5 मिसाइल्स हैं, इनको हम पटना के नाम से याद रखते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो 1 2 3 4 ऐसे आप अग्नि 1 2 1 2 3 4 नहीं बोल सकते। सो इन शॉर्ट जो इस प्रोग्राम के अंदर, ये जो हमारा IGMD प्रोग्राम के अंदर जो मिसाइल्स बने हैं, 5 मिसाइल है जिसको हम पटना बोलते हैं। P इज़ फॉर पृथ्वी, A इज़ फॉर अग्नि, जो कि ये 5 है, ठीक है। फिर T इज़ फॉर त्रिशूल, फिर N इज़ फॉर नाग, और A इज़ फॉर आकाश। अभी हमने ये सभी मिसाइल्स पे इस साल कुछ ना कुछ न्यूज़ देखा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल है आफ्टर 50 ईयर्स घड़ियाल अलाइव एंड किकिंग इन ब्यास रिवर। नाउ कुछ दिन पहले हमने घड़ियाल को देखकर या घड़ियाल के रिलेटेड 2 न्यूज़ आर्टिकल देखा था। एक सबसे पहला आर्टिकल हमने देखा था कि ओडिशा हैड टेकन द इनिशिएटिव टू कंजर्व द इंडियन घड़ियाल्स, ठीक है, उनके भितरकनिका वाले एरिया में, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ घड़ियाल। दूसरा न्यूज़ हमने देखा था कि पंजाब ने इनिशिएटिव लिया बाय फंडिंग, जहाँ पर इंडियन घड़ियाल को कंजर्व करें, ठीक है, एक प्रॉपर उनको ब्रीडिंग ग्राउंड या ग्राउंड दिया जिसको वो अडेप्ट कर सके। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी था कि विल दे एबल टू अडेप्ट इट, विल दे एबल टू मेक इट अ ब्रीडिंग ग्राउंड, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ पॉजिटिव वन, बिकॉज जहाँ पर पंजाब में उनको ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया था ब्यास रिवर के पास में, वो उन्होंने अडेप्ट कर लिया अच्छे से। एंड नाउ दे आर वेटिंग कि शायद नेक्स्ट ईयर से दे विल स्टार्ट द ब्रीडिंग ऑल्सो, बिकॉज नाउ दे आर अडेप्टेड टू दैट रीजन। तो पहले आर्टिकल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताए हैं, एंड देन विल स्टडी समथिंग मोर अबाउट द इंडियन या फिर द घड़ियाल्स। After successfully reintroducing the critically endangered gharials in the river of Punjab, where it went extinct a half century ago, the state's wildlife preservation is now keeping in fingers crossed, expecting to breed by the next new year. जैसे मैंने बोला, ब्यास रिवर के पास इनका ग्राउंड बनाया था, उसको ये लोग अच्छे से अडॉप्ट कर चुके हैं, एंड नाउ दे आर वेटिंग कि शायद नेक्स्ट ईयर तक दे विल स्टार्ट ब्रीडिंग। 2017 के बाद से ये चीज़ नोटिस किया था कि ब्यास कंजर्वेशन जो रिजर्व है उधर ही पंजाब में जहाँ पे इनको रखा था, वहाँ पे पहले 94 घड़ियाल्स थे। There have been only 2 casualties. The gharials have been dispersed both upstream and downstream of the release sites in the reserves, and they can be spotted anytime depending on the water level. Next, अभी अडेप्शन तो हो चुका है अच्छे से, अब सबसे बड़ा चैलेंज नेक्स्ट है द ब्रीडिंग। सो द नेक्स्ट बिग चैलेंज इज ब्रीडिंग। वंस नेचुरल ब्रीडिंग ऑफ घड़ियाल स्टार्ट्स, दे वुड देन बी द रियल सक्सेस। नॉर्मली वी एक्सपेक्ट द ब्रीडिंग टू स्टार्ट आफ्टर 10 years. The eldest of the reintroduced घड़ियाल is 7 years old now, and we are hoping that breeding could start in the coming 3 to 4 years. The habitat is conducive of egg laying and hatching, and we are taking all the necessary steps. Usually जब आप किसी भी ग्राउंड को एक न्यू हैबिटेंट ग्राउंड बनाते हो घड़ियाल के लिए, घड़ियाल को उस जगह पे हैबिटेंट होकर जो एग लेंगे, हैचिंग ग्राउंड बनाने में उसको 10 साल लगता है। और उन्होंने बोला कि जितने घड़ियाल को उन्होंने दूसरे जगह से लाया था उस जगह पे, उसमें से एक जो सबसे एल्डेस्ट है वो 7 साल पुराना है उस जगह का। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि शायद 3 साल के अंदर दे विल स्टार्ट हैचिंग या फिर उसको ब्रीडिंग ग्राउंड बना देंगे। So Gharial introduction in the Beas Conservation Reserve is an ambitious program started by Punjab. Again क्वेश्चन पूछ सकते किस स्टेट ने इसको स्टार्ट किया, तो आपको याद रखना है पंजाब ने स्टार्ट किया था। यूजुअली नोटिस किया जाता था कि ब्यास रिवर जो है, जो पंजाब के यहाँ से जाता है, दैट वाज अ वेरी कॉमन ग्राउंड फॉर मेनी ऑफ दी रेप्टाइल्स। बट धीरे धीरे नोटिस किया कि घड़ियाल्स और ऐसे सारे रेप्टाइल्स केम टू एन एक्सटेंट इन दैट रीजन। और यूजुअली घड़ियाल जो है आपको गंगा, यमुना रिवर, चंबल और उनके ट्रिब्यूटरीज में आपको पाए जाएंगे। उसके बाद रिलीज इन द बैचेस। द फर्स्ट बैच ऑफ री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 47 घड़ियाल्स वर रिलीज्ड इन 2017-18 इन द रिवर इन अमृतसर एंड दी तरन डिस्ट्रिक्ट। लेटर 23 घड़ियाल्स, तो उन्होंने ऐसे बैचेस में रिलीज़ किया घड़ियाल्स को, सो दैट धीरे धीरे दे कैन अडेप्ट दैट रीजन और दे कैन मेक देम सेल्फ मोर कम्फर्टेबल। ठीक है, अब ये सब आर्टिकल में बताया था घड़ियाल के रिलेटेड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस
थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है घड़ियाल। सबसे पहले घड़ियाल का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो दैट इज गैवियलिस गैंगेटिकस। गैवियलिस गैंगेटिकस, ये इनका साइंटिफिक नेम है। नेचुरल हैबिटेंट है इनका नेचुरल हैबिटेंट जो है दैट इज़ फ्रेश वाटर। ये आपको सॉल्टी वाटर में नहीं मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। एंड यूजुअली इनको एशियन क्रोकोडाइल्स या फिर गैवलियंस बोला जाता है। हम इंडियन टर्म में इसको घड़ियाल बोलते, नहीं तो इनका जो नॉर्मल टर्म है जिसमें इनको रेफ़र किया जाता है दैट इज़ गैवलियंस। और ये जो है इनको घड़ियाल या क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स देयर माउथ, इट इज़ लाइक घड़ा जिसमें बोलते एक पॉट, वैसा रिजेंबल करता है, इसकी वजह से इनको घड़ियाल बोला जाता है। यूजुअली अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रिवर में देर इज़ मोर नंबर या पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल, तो इट प्लेज अ रोल ऑफ इंडिकेटर। बिकॉज अगर किसी एक रिवर में देर आर मोर घड़ियाल, इट गिव्स अ सिंबल कि दैट वाटर इज़ वेरी क्लियर, या फिर वी कैन से अ क्लीन रिवर वाटर, जिसमें क्योंकि घड़ियाल यूजुअली आपको फ्रेश वाटर्स में ही मिलते हैं। नाउ घड़ियाल्स में अलग अलग लाइक क्रोकोडाइल्स भी आते हैं, एलिगेटर्स भी आते हैं, ऐसे 3 अलग अलग डिफरेंट इनके स्पीशीज़ है घड़ियाल के अंदर ही। ओके, IUCN ने इनको जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड के कैटेगरी में डाला। उसके बाद घड़ियाल्स को फिर हमारा जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो लीस्ट कंसर्न में है, और मगर क्रोकोडाइल जो है दैट इज़ वनरेबल के अंडर। ठीक है, उसके बाद अगर प्राइमरी देखें तो हम जैसे मैंने आपको बताया चंबल रिवर, ठीक है, उसमें आपको पाए जाते हैं। रिवर ऑफ यमुना गंगा उनके ट्रिब्यूटरीज में आपको वो मिलेंगे। सो दैट, और दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो घाघरा हुआ, गंडक हुआ, देन गिरवा हुआ, ये सब जगहों पर आपको इनकी पॉपुलेशन मिलेगी। स्टेटस अगर इंडिया में देखें घड़ियाल का तो इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, IUCN ने भी दिया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी उसको शेड्यूल 1 में क्लासिफाई करता है। उसी के साथ जो साइट्स है हमारा कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा, उन्होंने भी उसको अपेंडिक्स 1 में क्लासिफाई किया था। इनको सेव करने के लिए अलग अलग हमने प्रोजेक्ट्स इंडिया ने स्टार्ट किया, जैसे नेशनल चंबल सेंचुरी ने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पंजाब ने किया, उड़ीसा ने किया, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने किया, अलग अलग सेंटर ब्रीडिंग ग्राउंड बनाने की कोशिश की ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। ठीक है, और यूजुअली अगर इनका थ्रेट अगर हम देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन ऑफ्टन क्या करते हैं, बिकॉज अगर बैंक्स पे आते हैं तो ह्यूमंस के थ्रू या फिर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के थ्रू इनकी जो एग्स हैं दैट इज़ ऑफ्टन डिस्ट्रॉयड, तो वो एक उनके लिए थ्रेट बनता है। रिवर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, डैम कंस्ट्रक्शन बढ़ने की वजह से, या फ्लडिंग होने की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग अपने मेन हैबिटेट रीजन से धकेल दिए जाते हैं, थोड़ा बाहर चले जाते हैं। सो दैट आर सम ऑफ द थ्रेट्स जो कि घड़ियाल यूजुअली फेस करते हैं इंडिया में। So that was some of the important news that you should remember from prelims and mains point of view. I hope so आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा, and if you like the video do like and subscribe the channel. Thank you.